हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर की सीरीज को। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट को आराम से सुनिएगा, रिलैक्स होकर सेशन को देखिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। आराम से नोट कीजिए और पीडीएफ आप ले लीजिए क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको डेली करंट अफेयर की, और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी लगा पाएंगे डेली करंट अफेयर के एप्लीकेशन पर। चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। हम शुरू करते हैं 29 अक्टूबर के करंट अफेयर में हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखें, इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह का क्या नाम है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले इंडिया के सबसे भारी संचार उपग्रह या सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को नाम दिया गया है CMS-03। ओके, अभी तक हमने जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उनमें CMS-03 सबसे ज्यादा भारी या हेवी होने वाला है। ठीक है, देखिए यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? जो हम फोन चलाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ये सारे जो सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, स्पेशली किसी भी मैसेज को रिसीव करने और भेजने के लिए जिन सैटेलाइट का यूज किया जाता है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो जो हम फोन पे बात करते हैं वो नॉर्मली कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से ही हो पाता है। अभी तक हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने बहुत ही लाइट वेट के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, लेकिन पहली बार हमने सबसे हैवी सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया गया, CMS-03। वैसे इसको एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है GSAT-7R। ये जो सैटेलाइट है स्पेशली इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी किसी भी अदर ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को लॉन्च करती है या फिर अगर कभी वॉर की कंडीशन आ जाती है तो उसमें नेवी का कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो। मान लीजिए कोई पनडुब्बी है, समुद्र के अंदर है, अगर उसे नेवी के किसी सेंटर तक अपने मैसेज को पहुंचाना है तो जरूरी है कि कम्युनिकेशन उनका स्ट्रांग बना रहे। इसीलिए इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट को स्पेशली नेवी के लिए ही लॉन्च किया गया है। नेवी बिना किसी हर्डल के, बिना किसी बाधा के अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कर पाएगी, ताकि इन फ्यूचर नेवी हमारी अगर कोई भी वॉर होती है तो स्ट्रांग पोजीशन में बनी रहे। तो इसरो 2 नवंबर को इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। GSAT-7R के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ये जो सैटेलाइट है 2 नवंबर को लॉन्च की जाएगी, और इसके लिए जिस लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाएगा, जिस रॉकेट का यूज किया जाएगा, वो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। नॉर्मली हेवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसे बनाया गया था, इस रॉकेट को बनाया गया था। हमने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसके लिए भी हमने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को ही यूज किया था। इसके माध्यम से कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसे GTO के नाम से जाना जाता है, इस कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ओके, इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये क्या होता है। पहले अभी यहां पर ये समझ लो कि GTO में स्थापित किया जाएगा सैटेलाइट को, और इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो इसे लॉन्च करेगा। इसकी टोटल वेट देखें सैटेलाइट का तो 4400 किलो वेट है। सबसे हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट 4400 किलोग्राम की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 1589 करोड़ रुपए इसे बनाने की कॉस्ट है। और इसका वेट, क्योंकि अभी तक की कम्युनिकेशन सैटेलाइट में सबसे ज्यादा है, तो वेट हमको पता होना चाहिए, 4400 किलो इसका वेट होगा। ओके, ठीक है। अभी तक जो हमारी नेवी है ना, वो GSAT-7 सैटेलाइट को यूज कर रही थी। हमारी नेवी के लिए अभी तक कम्युनिकेशन के लिए इस सैटेलाइट का यूज किया जा रहा था, GSAT-7 का। इसको रिप्लेस करेगा अब GSAT-7R। इसी से ही मिलता जुलता इसका नाम दिया गया है। अब देखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमको समझ में आ गया। टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, इनको जो हम एक्सेस करते हैं, जो चलाते हैं मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए, हाँ, जो फोन पे बात की जाएगी हमारी नेवी के द्वारा, उन सभी के लिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट काम आएगा। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में आपको बता ही चुका हूं। इसरो का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। मुख्य रूप से हैवी सैटेलाइट को ले जाने के लिए इसे बनाया गया है, और चंद्रयान 3 मिशन को भी इसी से लॉन्च किया गया था। अब एक वर्ड जो हमको यहां पर हमको सुनने को मिला, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर
ऑर्बिट। देखिए होता क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात करते हैं ना, तो ऐसी सैटेलाइट होती है जो कि पृथ्वी का जो रोटेशन है, रोटेशन पीरियड है अर्थ का, उसके जैसा इसका भी रोटेशन पीरियड देखने को मिलता है। मतलब पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो ये जो सैटेलाइट है वो भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो ये हर समय में एक ही कंडीशन में बने रहेंगे, पूरे पृथ्वी के साथ ये राउंड करते हैं। सैटेलाइट इधर उधर नहीं जाएगा, इंडिया के ऊपर है तो वो इंडिया के ऊपर ही रहेगा। आए समझ में? तो ये होते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। अब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करते हैं ना, तो जो हमारा लॉन्च व्हीकल होता है वो सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए इस ट्रांसफर ऑर्बिट का यूज करता है। एक अंडाकार जो सैटेलाइट लॉन्च होता है ना, मान लो ये अर्थ है, अब जो सैटेलाइट चलता है ना वो इस तरीके से अंडाकार रोटेशन में चलता हुआ हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो कभी ये पृथ्वी के पास होता है, कभी ये पृथ्वी के दूर होता है। और जो हमारा लॉन्च व्हीकल है जिससे हमने लॉन्च किया है, वो क्या करेगा, सैटेलाइट को जीटीओ में छोड़ देगा। इस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, इसमें सैटेलाइट को छोड़ देगा और फिर बाद में सैटेलाइट अपने खुद के फ्यूल और इंजन के माध्यम से राउंड करता हुआ जहां पर इसको स्थापित होना है, जहां पर भी कोडिंग की गई है, वहां पर अपनी तय कक्षा में या अपनी फाइनल ऑर्बिट में जाकर स्थापित हो जाता है। तो यहां पर जो वर्ड है हमारा पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सैटेलाइट जो कि रोटेशन पीरियड जिनका अर्थ के समान ही होता है। आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। साइबर अपराधों के लिए लाई गई दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक कन्वेंशन का क्या नाम है? देखिए, साइबर क्राइम क्या होते हैं? जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, फोन के माध्यम से होते हैं, ये सारे की सारे क्राइम क्या है, साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन अब पर्टिकुलर तो बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपको पता है कि साइबर क्राइम क्या होता है। हमें रैंडम कॉल आ गया है ना, या फिर एक डिजिटल अरेस्ट बीच में बहुत चला था, ये सब क्या है, साइबर क्राइम है ना। इंटरनेट से हैक कर लिया, किसी के कंप्यूटर में वायरस भेज दिया, किसी को ब्लैकमेल किया, उसी की कोई भी इमेज किसी के पास है तो उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए उसके साथ अपराध किया जाता है। तो ये सारे के सारे साइबर क्राइम। अभी तक क्या है ना, पूरा वर्ल्ड यूनाइट नहीं था इस क्राइम के लिए। हर देश अपने अपने लेवल पर मेहनत कर रहा था कि साइबर क्राइम को रोका जा सके, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत बड़ा जाल है इंटरनेट का और कभी भी किसी के साथ भी क्राइम हो जा रहा है। तो जरूरी है कि पूरा वर्ल्ड यूनाइट हो और एक ऐसा लॉ बनाए जो कि लीगली बाइंडिंग हो। मतलब कानूनी रूप से अगर ये लॉ पास हो जाता है इंटरनेशनली, तो सभी देश इसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए पहला वैश्विक कन्वेंशन अभी आयोजित किया गया और इसे नाम दिया गया है हनोई कन्वेंशन। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, तो साइबर अपराधों के लिए दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगली बाइंडिंग वैश्विक कन्वेंशन का आयोजन किया गया और इसे हनोई कन्वेंशन के रूप में अपनाया गया है। और क्योंकि यह आयोजन जो हुआ है ना, वियतनाम के हनोई में हुआ था कि हम साइबर क्राइम से कैसे निपटें, इस पर एक कन्वेंशन आयोजित किया गया, एक बैठक बुलाई गई और यहां पर जो डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट किया गया उसे ही नाम दिया गया है हनोई कन्वेंशन। क्योंकि ये वियतनाम के हनोई में एग्रीमेंट साइन किया गया, तो ये हो गया हनोई कन्वेंशन। देखिए, इस कन्वेंशन को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2024 में अडॉप्ट किया था। ये लागू हो जाने के बाद यूनाइटेड नेशन की जितने भी मेंबर कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 193, उसमें ये कानून लागू होगा। तो सभी देशों को अपने लेवल पर साइबर क्राइम से निपटने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, है ना। और साइबर क्राइम से कैसे निपटा जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। अभी तक ये कन्वेंशन के लागू होने के लिए 40 देशों का रेटिफिकेशन जरूरी है। हालांकि 72 देश इस एग्रीमेंट पर साइन कर चुके हैं, पर अभी इसको रेटिफाई किसी ने भी नहीं किया है। इन फ्यूचर अगर 40 देश इसे रेटिफाई कर देते हैं तो इसे इंटरनेशनली लागू कर दिया जाएगा और यूनाइटेड नेशन के सारे देश इसे मानने के लिए फिर बाध्य हो जाएंगे, है ना। तो साइबर क्राइम समझ में आ गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है एक प्रकार का,
अगर हम बात करते हैं हनोई कन्वेंशन की, तो यूनाइटेड नेशन का एक एग्रीमेंट है, यह एक कन्वेंशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में साइबर क्राइम के खिलाफ काम करता है। एक इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाने के लिए, सभी देशों को एक साथ लाने के लिए इसे अपनाया गया है, ताकि जो सोसाइटी है हमारी, उसे डिजिटल फ्रॉड से या साइबर क्राइम से बचाया जा सके। अब इस कन्वेंशन में जिन चीजों पर डील की गई है देशों के मध्य में, एक तो साइबर क्राइम के लिए डोमेस्टिक लॉ बनाएंगे सारे देश, मैंने आपको बता दिया है। कानून के तहत बिना परमिशन के किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सेस करना इलीगल होगा। किसी की पर्सनल इमेज को यूज करना भी बिना सहमति के अब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ये ही ग्लोबल ट्रीटी है ना। और अदर काफी सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत एक ग्लोबल 24/7 कॉपरेशन नेटवर्क बनाया जाएगा, ताकि साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन और पेनल्टी के लिए एक इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सारी ट्रीटी के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं, और ट्रीटी का नाम है हनोई कन्वेंशन। साइबर क्राइम के लिए यह पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसे वियतनाम के हनोई में साइन किया गया है, यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज के मध्य में। ओके, आगे आइए। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टेली में भारत की रैंक क्या है? अंडर 23 साल से कम उम्र के जो रेसलर होते हैं ना, वो यहां पर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसकी फाइनल जो रैंकिंग आई है, इसमें इंडिया मेडल टेली में 7वें स्थान पर रहा है, 7th रैंक पर। अब पहला क्वेश्चन कि सर आयोजन कहां हुआ है? तो आयोजन इसका किया गया 20 से लेकर 27 अक्टूबर तक सर्बिया के नोवी सैड नाम के शहर में। तो सर्बिया में यह आयोजित किया गया। ठीक है, इंडिया ने टोटल 9 मेडल यहां पर जीते हैं, और 9 मेडल जीतकर मेडल टेली में इंडिया 7वें स्थान पर रहा है। आयोजन सर्बिया में किया गया, यूरोपीय देश है। अब इंडिया के पास आए 9 मेडल, हमारी मेडल टेली में रैंक हो जाती है 7वीं। मेडल की बात करें तो इसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते हैं। अब क्योंकि गोल्ड केवल एक आया है, तो इसके प्लेयर के बारे में हमको पता होना चाहिए। यह है सुजीत कलकल। सुजीत कलकल की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये सुर्खियों में रहे और किस खेल से संबंधित है, तो रेसलिंग से संबंधित है। इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 23 में मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ओके, तो सर्बिया में आयोजित किया गया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 23 की मेडल। अब क्वेश्चन, मेडल टेली में पहले स्थान पर कौन? जापान। जापान ने 10 मेडल जीते। सेकंड पर आता है ईरान। वैसे टॉप 2 याद कर लो, काफी है। तो जापान, ईरान। इंडिया की मेडल टेली में प्लेस है 7वां। आयोजन करवाता है इसका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। नॉर्मली हर साल इसका आयोजन किया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 साल से कम उम्र के जो रेसलर होते हैं ना, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं रेसलिंग चैंपियनशिप में। तो अभी 2025 में इसका आयोजन हुआ है सर्बिया में। मेडल टेली में पहले स्थान पर जापान। इंडिया की मेडल टेली में कौन सा प्लेस रहा? तो इंडिया का 7वां स्थान रहा है। कितने मेडल के साथ? तो 9 मेडल के साथ। ओके, ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए आज मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली वनडे एग्जाम की, एसएससी की, तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको 90 डेज का स्पेशली एक मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जा रहा है, जिसमें आपको डेली रूटीन दिया जाएगा, आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी आप यहां पर लगा सकते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस को भी डेली बेसिस पर यहां पर आप चेक कर पाएंगे। तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। डायरेक्ट क्लिक करके आप इसे अवेल कर सकते हैं, और अगर कोई भी हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपकी मदद कर देगी। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेंटरशिप प्रोग्राम का। और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, टेस्ट आप लगा सकते हैं, काफी सारे फ्री पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। तो एक बार चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें,
विमान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो एविएशन सेक्टर मतलब एविएशन सेक्टर, उड्डयन क्षेत्र, एरोप्लेन है ना, एयरपोर्ट का विकास, एरोप्लेन एयर रूट का विकास, तो ये सब होता है एविएशन सेक्टर। तो हाल ही में विमान स्कीम को लॉन्च किया है ताकि एविएशन सेक्टर को बूस्ट दिया जा सके, और ये स्कीम लाई गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा ने इसे लॉन्च किया है एविएशन सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, और टोटल इसके लिए 4182 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 4182 करोड़ रुपए का बजट है। लक्ष्य ओडिशा गवर्नमेंट का कि 2030 तक ओडिशा में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। इसके तहत एयरपोर्ट्स का विकास किया जाएगा, नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, पुराने एयरपोर्ट्स को रिनोवेट किया जाएगा, है ना। प्राइवेट जो एविएशन सेक्टर में जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ डील की जाएगी ताकि ऑल ओवर राज्य का एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया जा सके। तो स्कीम के तहत ओडिशा में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। अगले 5 साल में 2025 से 2030 तक के टाइम पीरियड के लिए ये पैसा प्रोवाइड किया गया है, बजट प्रोवाइड किया गया है 4182 करोड़ रुपए का। स्कीम का नाम है विमान स्कीम। कहां पर? ओडिशा। वैसे बेसिकली मैं आपको बता चुका हूं कि क्या क्या करेंगे, फिर भी अगर देखें तो स्टेट में एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स का अपग्रेड किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, नए एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा, प्राइवेट एयरलाइंस को रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फंड दिया जाएगा ताकि ये प्रोत्साहित हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट किया जाएगा, और ओडिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स, सी प्लेन्स, ईवी टोल एयरक्राफ्ट को भी प्रमोट किया जाएगा। अब यहां पर वैसे आपको ड्रोन्स और सी प्लेन्स के बारे में तो पता है। अगर ईवी टोल एयरक्राफ्ट की बात करें तो ऐसे हैं जैसे हेलीकॉप्टर होता है, डायरेक्ट वहीं से उड़ान भरी और वहीं पर डायरेक्ट मतलब वर्टिकल सीधे टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं, तो इनको भी प्रमोट किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट होते हैं तो इनको भी राज्य में प्रमोट किया जाएगा। तो स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है विमान स्कीम। कहां पर लॉन्च की गई? इसे लॉन्च किया गया ओडिशा राज्य में। आगे आ जाएं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर महामेडटेक मिशन लॉन्च किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट की एक स्टेचुरी बॉडी है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। भारत में जो स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, जितने भी रिसर्च अदर इंस्टीट्यूशन है, उन सब में इनोवेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान कार्य करती है। स्टेचुरी बॉडी है मतलब पार्लियामेंट में प्रॉपर बिल लाकर पास करवाकर इसका गठन किया गया है। तो अभी क्या हुआ है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इसने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स का नाम सुना है ना, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। तो बिल गेट्स और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, एक एनजीओ ये अमेरिका का। इसके साथ मिलकर एक मिशन लॉन्च किया है, महामेडटेक मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? मेडिकल या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देश में बढ़ावा दिया जा सके और इसके लिए इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने एक टाइप किया है, एक ट्रीटी साइन की है गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। उद्देश्य भारत में मेडिकल सेक्टर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, महामेडटेक मिशन। इसके तहत भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल जितने भी है, स्टार्टअप, एमएसएमई, इन सभी और मेडटेक इंडस्ट्री जितनी भी है उनको फंड किया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी ताकि वो अपने इनोवेशन को बढ़ावा दे सके, टेक्नोलॉजीज को एडेप्टेशन में बढ़ावा दे सके। प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मली जो भी स्टार्टअप होंगे, जो कंपनीज होंगी, उनको 5 से 25 करोड़ तक की फंडिंग दी जाएगी, और अगर वो बेस्ट करते हैं स्पेशल केस में तो फंडिंग को 50 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। प्रायोरिटी बेसिस पर ऐसी डिसीज जो कि भाई जिन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पर फोकस किया जाना चाहिए, उन सुविधाओं को ज्यादा बेहतर करना, उनमें इनोवेशन को बढ़ावा देना।
टेक्नोलॉजी या सॉल्यूशन बनाना, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जिससे हेल्थ केयर सस्ता हो सके, हर व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बाहर की जो है उस पर निर्भरता कम होगी। तो ऐसे टेक्नोलॉजी या सॉल्यूशन बनाना जो कि भारत में हेल्थ सिस्टम को एक तो सस्ता भी करे और ज्यादा बेस्ट भी बनाए। तो इसीलिए इस स्कीम को या इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है महामेडटेक मिशन, और लॉन्च करने वाली संस्था है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। बता ही चुका हूं, इसके लिए एक एक्ट आया था पार्लियामेंट में, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 एक्ट, और इसी के माध्यम से 2023 में यह संस्था बनी है। 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग इस संस्था के पास है 2023 से 2028 तक 5 साल के लिए, ताकि भारत में जो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहां पर ये इनोवेशन और रिसर्च के लिए काम कर पाए। तो 2023 में ये बन चुकी थी, और फाउंडेशन यूएसए का है, ये सन 2000 में बना था, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक एनजीओ की तरह काम करता है जो कि पॉवर्टी को खत्म करना, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ केयर को बढ़ावा देना, ये इस फाउंडेशन का काम है। आपको पता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, वर्ल्ड की बेस्ट ग्लोबल लीडर्स जो होते हैं, वो इस प्रकार के एनजीओ चलाते हैं। तो ये बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का एक एनजीओ है। इस वर्ष मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या है? विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025। इसकी थीम रखी गई है विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर सी। अब यह वीक मनाया कब जा रहा है? तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह की बात करें तो इस साल यह वीक मनाया जा रहा है 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक। भारत के जो पहले गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी याद में विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इनके सम्मान में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। इस बार ये, वैसे तो ये अक्टूबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है, तो अक्टूबर का लास्ट वीक शुरू हुआ है 27 तारीख से, तो 2 नवंबर तक इसका आयोजन अब किया जाएगा। विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी 2025 में इस वीक की थीम अनाउंस की गई है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? भारत की पब्लिक सर्विसेज में ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को बढ़ावा देना, है ना। जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो लोग हैं वो अवेयर हों कि भाई भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना चाहिए, पब्लिक सर्विसेज में ईमानदार रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए। तो इसके प्रति लोगों को और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसे, उन्हें सभी को अवेयर करना, उन सभी को प्रोत्साहित करना उद्देश्य विजिलेंस अवेयरनेस वीक का। तो ये अक्टूबर के लास्ट वीक में मनाया जाता है, तो हर बार डेट फिक्स नहीं होगी, पर इस बार इसकी डेट है 27 से 2 नवंबर तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से आते हैं, भारत के पहले गृह मंत्री हैं, 1947 से 1950 तक फर्स्ट डिप्टी पीएम भी रहे हैं और होम मिनिस्टर भी रहे। 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था और इन्हें भारत रत्न दिया, 1875 है ना, भारत रत्न दिया जा चुका है 1991 में, 1991 में। तो 31 अक्टूबर को आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? कमेंट में आंसर करना, ओके। जरूर करिएगा कमेंट में आंसर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को किस नाम से या किस रूप में मनाया जाता है। आगे आते हैं हम। हाल ही में मथंगी रामकृष्ण का निधन हो गया, मथंगी रामकृष्णन का निधन हो गया। मथंगी रामकृष्णन किस क्षेत्र से संबंधित थी? मथंगी रामकृष्णन बहुत ही फेमस एक सर्जन, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित, है ना। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2002 में इनको पद्मश्री दिया गया था। ये तमिलनाडु के चेन्नई से आती है। फेमस डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन मथंगी रामकृष्णन, इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दक्षिण भारत में काफी फेमस है, स्पेशली तमिलनाडु के चेन्नई में रहने वाली है, चेन्नई की रहने वाली थी, तमिलनाडु में काफी फेमस है। 2002 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अब एज फैक्टर के कारण काफी एजेड थी, तो 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इसके अलावा जो रिसेंट ऑबिटरीज हमने देखी है, अगर हम उनकी बात करते हैं जिनका अभी कुछ समय में निधन हुआ है, हमने पढ़ा भी है, तो एक चन्नू लाल मिश्रा, है ना, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, इनका कुछ समय पहले निधन हुआ है। गोपीनाथ स्वाइन, ओडिया ट्रेडिशनल कृष्ण लीला डांसर और सिंगर, इनका भी निधन हुआ है, ओडिशा से हैं।
राजेंद्र किशोर पांडा, ओडिया पोएट और नॉवेलिस्ट, इनके बारे में अभी हमने एक दो सेशन पहले ही पढ़ा है। पीयूष पांडे, एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, इनका निधन हो गया। थाइल जेकब टोनी जॉर्ज, इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इनका निधन हुआ था। एकनाथ वसंत चिटनिस, ये इंडियन स्पेस साइंटिस्ट है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। तो इनको भी एक बार नजर डाल लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। और एक्टर तो काफी सारे अक्टूबर में जिनका निधन हुआ है, सतीश शाह का निधन हुआ है और पंकज धीर का निधन हुआ है, तो वो तो काफी सारे हैं। तो यहाँ पर जो अदर क्षेत्रों से थे उनकी हमने बात की है। आगे, दुनिया की पहली परमाणु संचालित मिसाइल ब्यूरेवेस्तनिक किस देश के द्वारा विकसित की जा रही है? देखिए, अभी तक जो मिसाइल होती थी ना, परमाणु कैपेबल, आपने सुना होगा, मतलब जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, सही है। तो ऐसी मिसाइल काफी देशों के पास, हमारे पास भी है ना। अग्नि मिसाइल हमारी परमाणु कैपेबल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। लेकिन पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल की यहां पर बात की गई, मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी से संचालित हो रही है, यूरेनियम ईंधन के रूप में जिसमें यूज किया जा रहा है, या फिर कोई न्यूक्लियर पार्टिकल किसी प्रकार का यूज किया जा रहा है ईंधन के रूप में। तो पहली परमाणु संचालित मिसाइल ब्यूरेवेस्तनिक, इसे विकसित किया जा रहा है रशिया के द्वारा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर सी। दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, नाम क्या दिया गया? ब्यूरेवेस्तनिक। रशिया इस पर टेस्टिंग कर रहा है, पूरा काम कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, रशिया ने अभी इसकी टेस्टिंग की भी है, कुछ और फेजेस बाकी हैं। इसके बाद दुनिया की यह पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बन गई है, जो कि रशिया के पास है भाई। तो मिसाइल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट भी नहीं होगी, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड है। और इसे नाम दिया गया है स्टॉर्म पेट्रल, ठीक है, रशियन नाम है स्टॉर्म पेट्रल, इसको नाम दिया गया है। न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है रशिया की। न्यूक्लियर कैपेबल काफी देशों के पास है, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड वर्ल्ड की पहली मिसाइल किसके पास आ गई? रशिया के पास। नाम याद रखिएगा, स्टॉर्म पेट्रल। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का 7th एडिशन कहां आयोजित किया जा रहा है? इंडियन नेवी का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है, सबसे बड़ा रीजनल डायलॉग है, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस इंडियन नेवी की। 2025 में इसका 7th एडिशन आयोजित किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य मैरीटाइम सेक्टर के लिए यह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की। जो पार्टनर कंट्रीज है इंडिया की, उनकी नेवी के अधिकारी जो ऑफिसर्स है वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और आपस में मिलकर सभी देश जो नेवल कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाने के लिए और मैरीटाइम के अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। जो समुद्री क्षेत्र उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे आपस में कॉपरेशन बढ़ाया जा सके, इंडियन ओशन या किसी भी वाटर बॉडी में आपस में मिलकर कैसे काम किया जा सके, रिश्तों को मजबूत किया जा सके, इन सभी मुद्दों पर, मैरीटाइम सेक्टर के सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। तो इंडियन नेवी की स्पेशली ये मैरीटाइम सेक्टर के लिए सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसका नाम क्या है? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। इसका 7th एडिशन 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। थीम भी रखी गई है, वैसे कॉन्फ्रेंस की थीम नहीं पूछी जाती, फिर भी देखें तो प्रोमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट। ठीक है, तो थीम क्या है? थीम वैसे कॉन्फ्रेंस की आप छोड़ सकते हो, पर आपको यह याद रखना चाहिए कि कब से कब तक, तो 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। कहां पर? नई दिल्ली में, है ना। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की शुरुआत की गई थी 2019 में। मैरीटाइम सेक्टर के अलग अलग टॉपिक पर यहां पर चर्चा की जाती है। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सिस्टम में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक ने 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन स्वीकृत किया है केरला स्टेट के लिए। केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को, जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, उसे और ज्यादा उन्नत बनाना, बेहतर बनाना, यह उद्देश्य है इस लोन को दिए जाने का। वैसे एक प्रोजेक्ट जो है ना हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने का,
ये प्रोजेक्ट टोटल अगर हम देखें तो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑलमोस्ट 3,400 करोड़ रुपए का ये अप्रूवल है प्रोजेक्ट के लिए। पूरा प्रोजेक्ट जो हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करेगा केरला में, ये 3,400 करोड़ रुपए का, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसमें से वर्ल्ड बैंक देगा 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और बाकी जो बचते हैं ऑलमोस्ट 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये केरला गवर्नमेंट खुद मिलाएगी और राज्य में हेल्थ सिस्टम को मजबूत करेगी। डिजिटल हेल्थ सिस्टम पे ध्यान है इस बार केरला का। डिजिटल रिकॉर्ड रखे जाएंगे सारे पेशेंट के, ई हेल्थ सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो डायबिटीज पेशेंट है या हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है, उन मरीजों के लिए डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी। उनको 90% से अधिक जो पेशेंट है उनकी डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी, उनको उपचार दिया जाएगा प्रॉपर। जो राज्य में एजेड है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उन्हें भी हेल्थ केयर फैसिलिटी इस प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। तो 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये प्रोजेक्ट है केरला का। इसमें वर्ल्ड बैंक देगा 280 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ओके, वर्ल्ड बैंक की यहां पर बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। हालांकि ऑफिशियल इन्होंने काम 1945 में शुरू किया है, तो वैसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही 1944 में यह स्थापित हो चुका था। काम इन्होंने 1945 में शुरू किया है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और अजय बंगा इसके प्रेसिडेंट है, इंडियन मूल के व्यक्ति हैं। 189 मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक में। डन। तो ये हो जाते हैं हमारे 29 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा घोषित किए गए नए चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी रखी गई है? तो ये प्राइज मनी रखी गई है 50,000 पाउंड। बी आंसर हो जाएगा। 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे दिया गया? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर हैं ये। दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल यहां पर 58 मेडल अपने नाम किए। फिर आयरलैंड की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आयरलैंड की नई प्रेसिडेंट बनी है कैथरीन कॉनोली। किस देश ने कफाला सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो कफाला सिस्टम को खत्म करने का निर्णय लिया है सऊदी अरेबिया ने। चर्चित ओलो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो यह साल है 2026 का। आगे है हमारे पास त्रिकोणीय सेवा अभ्यास त्रिशूल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर एरियाज में। फिर भारत के 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? तो यह है सूर्यकांत शर्मा, आंसर सी। फिर 2025 का सखारोव अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दो लोगों को दिया जाएगा, नाम थोड़े से टफ हैं, आंद्रेज पोग्जोबर्ट एंड माजिया अमाग्लोबेली। ठीक है, ये दो लोगों को दिया जाएगा 2025 का सखारोव अवार्ड। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के डिस्कस किए थे हमने, डिटेल में समझे थे, यहां रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। देखो, कंप्यूटिंग के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो ये 2025 में अनाउंस किया गया था, कुछ समय पहले ही, 2024 का अवार्ड है। तो ये एंड्रयू बार्टन और रिचर्ड सटन को संयुक्त रूप से दिया गया। चापचार कूट किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो चापचार कूट ये मनाया जाता है मिजोरम की लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। चापचार कूट। किस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया? तो ये है अस्त्र MK3 मिसाइल, जिसका नाम किया गया है गांडीव। अर्जुन का धनुष है, महाभारत में ऐसा आता है, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, तो उन्हीं के नाम पर, उसी धनुष के नाम पर अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम या अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम रखा गया है गांडीव। तो ये तीनों क्वेश्चन के हो गए हमारा आंसर। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ये भी देख लो। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश के द्वारा बनाया गया? सिंपल क्वेश्चन है। वर्ल्ड बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता है? और थर्ड क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आराम से नोट कीजिए क्वेश्चन को, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए और चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को। डेली करंट अफेयर की PDF ले लो आप वहां से, मॉक टेस्ट लगाओ,
ठीक है, और काफी सारी फ्री पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, तो चेकआउट कीजिए। हम मिलेंगे कल के सेशन में, कल के करंट अफेयर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।